ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो मोदी जी कह रहे थे, तो ये तो अब केंद्र सरकार ही जिसको कहते हैं ना कि मार मार के सबको एक जगह इकट्ठा कर रही है, एकता करा रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सीबीआई की जांच और ईडी का छापा, ये बाय फोर्स विपक्षी पार्टियों को एक जगह इकट्ठा करने में हेल्पफुल हो रहा है? नहीं, नमस्कार, जो मोदी जी कह रहे हैं वो आंकड़े भी उस बात की सबूत हैं कि पिछले 5 सालों में ईडी ने, स्पेशली मैं ईडी की बात करूंगा, सीबीआई और इनकम टैक्स इन सब की तुलना में ईडी ने पॉलिटिकल रोल ज्यादा अपने पास लिया है। क्योंकि सीबीआई पहले से बदनाम थी, मुझे लगता है उन्होंने इसलिए ईडी का इस्तेमाल ज्यादा किया। आईडी का दायरा भी ऐसा है, उसके पास ऐसी कई धाराएं भी है कि जिनमें बहुत सारे सबूत की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आरोप लग जाते हैं तो जो आरोपी है उसको सालों लग जाते हैं इस चीज को स्टेब्लिश करने में, उस आरोप के अंदर है या बाहर है, उसको लंबे समय तक जेल में रोका जा सकता है। मतलब जो 5 साल की कांग्रेस सरकार थी पिछली, उसके कार्यकाल में जितने ईडी के छापे या सर्वे हुए थे उसका 27 गुना ज्यादा पिछले 5 साल में जो है मोदी सरकार में सर्वे छापे हुए हैं, कार्रवाई की गई है। तो ईडी का तो भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि एक तरह से देखा जाए कि इस सर्वे छापे के माध्यम से सरकार को पूरी जिसका कवर फायरिंग दी जाती है राजनीति करने के लिए, या युद्ध के मैदान में गोली चला करके जो है दुश्मन के ऊपर जो है अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कवर फायर कर रही है। जहां भी बीजेपी और जहां पर भी जो है इनकी राजनीति लगता है कहीं से दब रही है, वहां पर मदद के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आगे आ जाता है। अभी मैं हालिया घटना बताऊं, मनीष तिवारी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ऐसे खुश है जैसे सारा मैंडेट उसके पक्ष में आ गया। मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी जश्न मनाने की हालत में है और ये मान रही है कि अब मेरे लिए दिल्ली जीतना आसान हो गया है। मतलब बिना कुछ किए एक जो है सीबीआई की कार्रवाई से विरोधी पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद वो अपने लिए एक आसान रास्ता ढूंढ रही है। और आज ही उनकी कोई बैठक हुई है जिसमें वो मान के चल रहे हैं अब 24 जीतना उनके लिए बड़ा आसान हो गया है। और अब इसी ईडी की सीबीआई की कार्रवाई को वो सबसे प्रमुख मुद्दा दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। मतलब जिसमें सूत और कपास अभी तय नहीं है क्या होना है, या जाके कोर्ट में कितना टिकेगा नहीं टिकेगा, लेकिन बीजेपी के पास एकमात्र मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में भी है, जो सीबीआई ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, इसी को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी ये कहती है और ना भी कहे तो इस देश की जनता जानती है आज की डेट में जितना बीजेपी के नेता नहीं काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उससे ज्यादा ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग काम कर रहे हैं। उनका पूरा एक प्लान है कि कहां पार्टी कैसे कमजोर है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, कहां ईडी मदद करेगी, कहां इनकम टैक्स मदद करेगा, कहां पर सीबीआई मदद करेगी। और उस प्लान के हिसाब पूरे देश में, किसी दिल्ली तक की बात सीमित नहीं है, अक्रॉस द केवी पार्टी जो भी खिलाफ में है। और मैं ये कह रहा हूं कि केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, इस सरकार को चलाने के लिए ईडी सीबीआई और जो है इनकम टैक्स, उन सारी शक्तियों को जो सरकार के खिलाफ अपनी कोई बात रख रहे होते हैं, सरकार की जो है नीतियों के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई मीडिया हाउस हो, चाहे कोई और लेखक हो, वो सब ईडी के उस फार्मूले में, सीबीआई के फार्मूले में आ जाते हैं जिससे उनकी आवाज को दबाना है। तो पूरी तरह से मेरा मानना है कि जो इसका हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं शब्द हराबल दस्ता, अग्रिम दस्ता, लड़ाई के मैदान में अग्रिम दस्ता होता है जो सेना को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाता, क्लियर करता है। तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी की पॉलिटिकल जमीन को आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज के डेट में खुल के काम कर रहे हैं। और यह हमारे पूरे देश के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, सबके लिए खतरनाक संकेत है। इसके परिणाम भविष्य में बड़े भयंकर निकलेंगे। इस बात की उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कल को राज्यों में या कभी केंद्र में कोई दूसरी सरकार आएगी तो वह इस प्रक्रिया को छोड़ देगी। यहीं पर बीजेपी जहां छोड़ के जाएगी
उसी से आगे आने वाली अगली सरकार बढ़ाएगी। तो मैं आज पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के लोकतंत्र के लिए बात कर रहा हूं। इस देश के लोकतंत्र के लिए यह कदम जो आज हो रहा है एक खतरा साबित होगा भविष्य में। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कर्नाटक में अगर आम आदमी पार्टी जाके इलेक्शन लड़ रही है तो फिर मुझे विपक्ष के उस मतलब विपक्ष के कांग्रेस वाले खेमे में आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही। मैं चूंकि संभावना राजनीति में संभावनाओं के खेल से मतलब कभी मैं इनकार नहीं करता हूं। कश्मीर में अगर पीडीपी बीजेपी मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल सकती है, या कांग्रेस के साथ जो है सपा गठबंधन कर सकती है, तो 24 के चुनाव में केजरीवाल और कांग्रेस समझौता नहीं करेगी, मतलब ऐसा मैं नहीं मानता। कर सकती है, आज की डेट में क्या स्थिति है तो सर्वेश जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे अंदर पार्टी में क्या चल रहा है। आप सही कह रहे हैं कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी भी जाएगी, और हमारे ख्याल से जब आंदोलन के दौर में भी कर्नाटक के लोग काफी जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, तो उनके पास वहां पर कुछ लोग हैं जहां जा करके, लेकिन हमें नहीं लगता है गुजरात से अच्छा कर्नाटक में करेंगे। लेकिन ठीक है, क्योंकि विस्तार की इच्छा है तो नए नए राज्यों में जाना और अपने लिए जमीन तलाशना और एक तरह से शुरुआत करना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यही हाल तेलंगाना से जाने वाले उनका केसीआर का भी है। वहां का जो परिणाम होगा, एक तो होगा वहां लड़ाई के दौरान कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। बीजेपी चूंकि वहां मुख्य पार्टी होगी, उसके खिलाफ दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस होगी, और उसमें एंगल बनाने वाली दो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, कुछ और एक क्षेत्रीय पार्टियां वहां की होंगी। ऐसे में चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान जाहिर सी बात है कि अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगे तो आपस में थोड़ी कड़वाहट और आपस में आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी से होगी। ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ बोल रहे होंगे, अब बीजेपी इन सबके खिलाफ बोल रही होगी। परिणाम तय करेंगे कि कितना परफॉर्मेंस दे पाते हैं केसीआर या आम आदमी पार्टी वहां पर। लेकिन मेरा मानना है कि इससे आम आदमी पार्टी के रवैये में कोई बदलाव आए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही। दावा जो भी करे पॉलिटिकली, उस खाली अपने पद के पैरों के निशान छोड़ने जा रही है। जैसे गुजरात में 4-5 विधायक 6 विधायक ला करके, या किसी और स्टेट में गए तो वहां अपना एक शुरुआत करके खाता खोल के लौट आए हैं। हो सकता है 2-4 विधायक वहां भी खाता खोल करके लौट आए, और उस हार से इनको कोई बहुत बड़ा ऐसा सदमा नहीं लगेगा कि तुरंत बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े समूह का हिस्सा बन जाए या कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो उन्हीं हालात में होगा जब इनको दिल्ली की और पंजाब की अपनी जमीन खिसकती नजर आएगी। मैं राजनीतिक दबाव और हालात की बात कर रहा हूं। जब विस्तार कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं। अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी रवैये से नहीं लगता है कि वह कांग्रेस प्लस किसी गठबंधन में जाने की इच्छुक है। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन इच्छा अंदर से नहीं है। उसके दो कारण, जो दो उनके पास राज्य है, वहां जो जमीन इन्होंने तैयार की है या जिस जमीन में खड़े होकर के वो सत्ता में आए हैं, वो सारी की सारी जमीन कांग्रेस की। कांग्रेस से छीना है इन्होंने, कांग्रेस से जो अलग हुए हैं उसको हासिल किया है। अगर ये कांग्रेस के साथ जाते हैं, उस जमीन के गंवा देने का एक खतरा पैदा हो जाता है, वो चाहे पंजाब का मामला हो चाहे वो दिल्ली का मामला हो। यही इनका सबसे बड़ा संशय है। अब इनके लिए 24 के चुनाव के लिए अपने 2 राज्यों की जमीन गंवाने का रिस्क लेना, इनकी जगह मैं होता अगर राजनीति में, शायद मेरे पास भी उतने ही संशय होते, उतना ही मेरे लिए दिक्कत होती। राजनीति में कहने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हर आदमी सबसे पहले अपना हित देखता है। राजनीतिक दल के रूप में इनका हित है कि पंजाब और दिल्ली की जमीन में इनके कहीं कोई कमी ना आए, और कांग्रेस के बिना ही संभव है, कांग्रेस को साथ लेकर संभव नहीं है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि कुछ भी हो 24 के चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने में अंतिम क्षण तक बचेगी। जैसा कि मैं जितना केजरीवाल जानता हूं, जितना आम आदमी पार्टी के राजनीति करने के स्टाइल को जानता हूं, ये लोग किन्हीं भी हालात में कांग्रेस के साथ अपने को कंफर्टेबल नहीं पाएंगे, और जाने के अभी फिलहाल अभी अगले 2-4 साल तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करेंगे। जी।